और इस वक्त सीधे जालौन का रुख करते हैं जहां पर सीएम योगी बोल रहे हैं। आतंकी हमला करने वाले आतंकवादियों के मुकदमों को वापस लेने का, काशी में संकट मोचन मंदिर पर हमला करने वाले आतंकवादियों के मुकदमों को वापस लेने का, अयोध्या, लखनऊ और वाराणसी की कचहरियों पर हमला करने वाले आतंकवादियों के मुकदमों को वापस लेने का, सीआरपीएफ कैंप रामपुर में हमला करने वाले आतंकवादियों के मुकदमों को वापस लेने का। समाजवादी पार्टी की सरकार का पहला निर्णय ही आतंकवादियों के मुकदमों को वापस लेने का था और उसी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि उनकी सहानुभूति, उनकी संवेदना आतंकवादियों के प्रति थी, पेशेवर माफियाओं के प्रति थी, जनता जनार्दन के प्रति नहीं। और भाइयों बहनों, जब 2017 में भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार आई तो हम लोगों ने पहला जो 3 निर्णय लिए, पहला निर्णय था अन्नदाता किसानों के 86 लाख किसानों के 36,000 करोड़ रुपए के कर्ज माफी का। हमारा दूसरा निर्णय था बेटियों की सुरक्षा के लिए एंटी रोमियो स्क्वाडर थाना क्षेत्र में गठित करने का। और हमारा तीसरा निर्णय था कि प्रदेश भर में जितने भी अवैध बूचड़ खाने चल रहे हैं, इन अवैध बूचड़ खानों को 24 घंटे के अंदर बंद करने का ये 3 निर्णय हमारे थे। ये निर्णय अन्नदाता किसानों के लिए थे, पशुपालकों के लिए थे और बेटियों की सुरक्षा के लिए थे। आप देख सकते हैं पिछले 5 साल के दौरान मैं जितनी बार बुंदेलखंड का दौरा किया हो, जितना दौरा मैंने बुंदेलखंड का किया है, मैं दावे के साथ कहता हूं कि सपा, बसपा और सपा की इस 14 वर्षों की सरकार प्रदेश में थी, 3 मुख्यमंत्री थे। इन तीनों मुख्यमंत्री से मैं कहना चाहता हूं, इन्होंने अपने 14 वर्ष के कार्यकाल में तीनों ने पूरे प्रदेश का जितना दौरा नहीं किया होगा, मैंने अकेले बुंदेलखंड का उतना दौरा किया था। और भाइयों बहनों, बुंदेलखंड का दौरा ही नहीं किया, हर दौरे में बुंदेलखंड के लिए एक नई सौगात, एक नया उपहार भी लेकर के आए। याद करिए, पहले दौरे में मैं आया था, मैंने पहले दौरे में बुंदेलखंड के लिए बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे की घोषणा की थी। 15,000 करोड़ रुपए की बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे आज बुंदेलखंड के विकास की रीढ़ बनने वाली है। और याद करना, ये बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे बनेगी तो भाइयों बहनों, ये बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे हर एक जनपद में औद्योगिक क्लस्टर बनाएगी। और मैं कह सकता हूं, जिस दिन बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे पे औद्योगिक क्लस्टर बनेंगे, मेरे बुंदेलखंड के नौजवानों को तब बुंदेलखंड के बाहर कहीं नौकरी और रोजगार के लिए नहीं जाना पड़ेगा, बल्कि दुनिया नौकरी और रोजगार ढूंढने के लिए बुंदेलखंड में आएगी। भाइयों बहनों, 70 वर्षों में आप पानी के लिए तरसे थे, आज हर घर नल योजना हम लोग लागू कर रहे हैं। 12 से अधिक ऐसी सिंचाई की बड़ी परियोजनाएं बुंदेलखंड की जो आजादी के बाद कभी पूरी नहीं हो पाई, आज हमारी सरकार ने उन्हें पूरा भी किया है। और अब तो केन बेतवा को जोड़ करके आपके जालौन के इस बीहड़ को, माधवगढ़ के इस बीहड़ को अब हम लोग धरती का स्वर्ग बनाने की ओर अग्रसर कर रहे हैं। पंचनद की परियोजना को भी हमने स्वीकृति दे दी है। बजट में पंचनद की परियोजना पर्यटन भी, सिंचाई भी और पेयजल के लिए आरओ का पानी भी आपके घर घर में पहुंचाने का काम कराएगी डबल इंजन की सरकार। भाइयों बहनों, पहले बुंदेलखंड में खनन माफिया हावी थे, भू माफिया हावी थे, डकैतों का आतंक था। पिछले 5 साल में आपने देखा होगा, इन पेशेवर माफिया अपराधी और इन डकैतों का क्या हाल हमारी सरकार ने किया है। आपने देखा होगा
ये लोग पहले गरीबों को सताते थे, संभ्रांत लोगों को परेशान करते थे, बेटियों की सुरक्षा में सेंध लगाते थे, व्यापारियों से गुंडा टैक्स वसूली करते थे। आज मैंने उनमें से बहुत सारे जो पेशेवर अपराधी और माफिया थे, या तो जेल के अंदर हैं या जेल प्रदेश के बाहर हैं, और बहुत सारे लोग तो इस लायक भी नहीं है कि इस पार से उस पार कहीं जा सके। हमने तय किया है, पिछली सरकार तमंचा बनाती थी, यहां के नौजवानों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करती थी। एक नाम तो समाजवादी है, काम तमंचावादी और सोच परिवारवादी। वो सिपाही खानदान का विकास चाहते हैं, बाकी किसी का विकास न हो। लेकिन हम लोगों ने तो 25 करोड़ प्रदेश की जनता को ही परिवार मान करके उनके समग्र विकास की कार्य योजना को लागू किया। आज यहां पर्यटन भी फल फूल रहा है। और भाइयों बहनों, अब तमंचा नहीं, अब तो यहां पे डिफेंस कॉरिडोर बन रहा है, डिफेंस कॉरिडोर। और डिफेंस कॉरिडोर के माध्यम से अब यहां पर भारत की सेना के लिए तोप और फाइटर विमान बनेंगे, मिसाइल बनेंगे। जब हमारे जालौर और माधवगढ़ का नौजवान तोप के ऊपर बैठ करके दुश्मन की सीमाओं पर गरजेगा, दुश्मन के स्वयं ही छक्के छूट जाएंगे। आज हमारा बुंदेलखंड बदल गया है, विकास की प्रक्रिया के साथ आगे जुड़ रहा है। अब यहां के नौजवानों को पलायन नहीं करना पड़ेगा। भाइयों बहनों, हमारी सरकार ने आने के साथ जो कार्य यहां पर प्रारंभ किया, आप थोड़ा उस पर नजर डालेंगे तो आपको पता लगेगा कि वास्तव में पिछली सरकारें कितना बड़ा अन्याय करती थी। हमारी सरकार ने आने के तत्काल बाद 58,600 से अधिक किसानों का कर्ज माफ किया था आपके इस जनपद के अंदर, 58,600 से अधिक। और भाइयों बहनों, 2,11,000 से अधिक किसानों को हम लोग सालाना डबल इंजन की सरकार प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में 6,000 रुपए हर वर्ष उनके खाते में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का लाभ दे रहे हैं। यही नहीं, अगर मैं आवास की बात करूं तो प्रधानमंत्री आवास योजना और मुख्यमंत्री आवास योजना में आपके जालौन जनपद में 36,582 गरीबों को एक एक आवास उपलब्ध हुआ है, अकेले एक जनपद में। समाजवादी पार्टी की सरकार में 5 साल में पूरे प्रदेश में 18,000 मकान स्वीकृत हुए थे। 5 साल में पूरे प्रदेश में 18,000 आवास। और भाइयों बहनों, भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार ने 5 साल में पूरे प्रदेश में 43,50,000 गरीबों को एक एक मकान दिया है। 43,50,000। और यही नहीं भाइयों बहनों, 43,50,000 पूरे प्रदेश में, और अकेले जालौन जनपद में 36,582 गरीबों को एक एक आवास उपलब्ध हुआ है। हम लोग तो नौजवानों को टैबलेट और स्मार्टफोन भी दे रहे हैं। यहां के लगभग 200 नौजवानों को टैबलेट और स्मार्टफोन मिल चुका है। और भाइयों बहनों, समाजवादी पार्टी ने सरकार की एक शिकायत चुनाव आयोग से कर दी है कि टैबलेट और स्मार्टफोन नौजवानों को नहीं मिलना चाहिए। मैंने कहा नहीं, इस पे तो अधिकार केवल सिपाही खानदान का है। ये प्रदेश को लूटते रहे, इनको कोई रोके ना। और अगर हम यूपी के नौजवानों को स्मार्ट बनाना चाहते हैं तो उनको बुरा लगता है। और मैंने भी तय किया है, अभी तो 1 करोड़ नौजवानों को टैबलेट और स्मार्टफोन दे रहे हैं।
आने दीजिए डबल इंजन की सरकार। 10 मार्च के बाद अगले 5 वर्ष के अंदर 2 करोड़ नौजवानों को टैबलेट स्मार्टफोन भी देंगे और डिजिटल एक्सेस भी फ्री में देंगे। भाइयों बहनों, इनके विजन का कहीं भी ये कोई भी विकास इनके एजेंडे में नहीं था, सुरक्षा इनके एजेंडे में नहीं था। ये लोग तो केवल अपना विकास चाहते थे। हमारा नारा है सबका साथ सबके विकास का, लेकिन इनका नारा है सबका साथ लेकिन सिपाही खानदान का केवल विकास हो। और यही कारण है कि सिपाही खानदान के कारण ये प्रदेश में दंगे होते थे। हर तीसरे दिन एक दंगा, महीनों तक कर्फ्यू लगता था, बेटियां सुरक्षित नहीं थी, राजधानी होती थी, व्यापारियों के डकैती और गुंडा टैक्स वसूला जाता था। कर्फ्यू में महीनों महीनों प्रदेश तबाह रहता था। आज भाइयों बहनों, प्रदेश में कर्फ्यू नहीं, अब तो शानदार और जानदार कावड़ यात्रा निकल रही है। कावड़ यात्रा, अब कोई बमबाजी नहीं करता है। अब तो हर हर बम बम का नारा लगाते हैं। जब शिव के गण कावड़ यात्री निकलते हैं तो अच्छे अच्छे दंगाई भी अपने बिलों के अंदर घुसने के लिए मजबूर हो जाते हैं। फिर उनकी हिम्मत नहीं होती बाहर आने की। और भाइयों बहनों, आज मैं इसीलिए आपके बीच में आया हूं। मुझे एक बात बताइए, वर्तमान में कोरोना महामारी से पूरी दुनिया तबाह है। कोरोना कालखंड में मूलचंद जी, भानु प्रताप जी, ये सभी लोग तो आपके पास आए होंगे। डबल इंजन की सरकार काम कर रही थी। मैंने स्वयं मेडिकल कॉलेज जालौन का निरीक्षण किया था। झांसी में मैं आया था, ललितपुर में मैं गया था, महोबा में मैंने दौरा किया, बांदा में, हमीरपुर में, चित्रकूट में, सभी जगह में गया था। लेकिन क्या ये सपा बसपा कांग्रेस के नेताओं के भी कभी दर्शन हो रहे थे क्या कोरोना कालखंड में? चुनाव के दौरान तो ये लोग आए होंगे, लेकिन चुनाव के पहले जब कोरोना महामारी थी तब भी आ रहे थे क्या? और मैं तो तब भी दौरा कर रहा था प्रदेश में। भाइयों बहनों, फ्री में टेस्ट, फ्री में उपचार और फ्री में वैक्सीन भी। कितने लोगों ने वैक्सीन ले ली है? आप सबका मैं अभिनंदन करता हूं जिन लोगों ने वैक्सीन ले ली है। ये वैक्सीन कोरोना के खिलाफ देश की लड़ाई का प्रतीक है। इसी वैक्सीन ने हमारी जान को बचाया है। लेकिन समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के नेता वैक्सीन के खिलाफ दुष्प्रचार कर रहे थे। कहते थे ये मोदी वैक्सीन है, भाजपा का वैक्सीन है, नहीं लेंगे। आज उनको बताने की आवश्यकता है कि भाजपा की वैक्सीन और मोदी वैक्सीन ने हमारी जान को बचाया है। जो जान को बचाएगा वही सच्चा साथी है, शेष तो अवसरवादी हैं। और यह वोट भी इसी भाजपा के पक्ष में जाएगा। क्या बोलेंगे? और भाइयों बहनों, वैक्सीन के साथ साथ प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि जान भी बचाना है, जहान भी बचाना है। बीमारी से भी बचाया गया, लेकिन बीमारी के साथ साथ कोरोना महामारी के कारण कोई भूखमरी का शिकार न होने पाए। डबल इंजन की सरकार है, डबल डोज राशन का भी मिल रहा होगा ना? मिल रहा है। और बिजली आ रही है कि नहीं आ रही है? 17 के पहले बिजली मिलती थी क्या? वे आपको बिजली नहीं देते थे, पानी नहीं देते थे, आपको राशन भी नहीं देते थे, दवा भी नहीं देते थे। तो फिर क्यों ऐसे लोगों को चुनाव बार बार जिताते थे? और मैं यही अपील करने के लिए आया हूं, ये एक्सप्रेसवे बुंदेलखंड की अर्थव्यवस्था का आधार बनेगा, यहां के नौजवानों को रोजगार का आधार बनेगा। और भाइयों बहनों, यही अपील करते हुए आज मैं आपके बीच आया हूं। हमने जो कहा सो करके दिखाया। 2017 में हम लोग आए थे, हमने कहा था रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। आज अयोध्या में राम मंदिर बन रहा है ना। दुनिया के अंदर किसी माई के बाल में हिम्मत है जो राम मंदिर के निर्माण कार्य को रोक पाएगा? कोई नहीं रोक सकता ना। राम मंदिर निर्माण से खुश हैं?
हमने कहा था वो करके दिखा दिया ना, जो कहा सो करके दिखाया है। क्या ये राम मंदिर का निर्माण सपा बसपा कांग्रेस के लोग कराते? राम भक्तों पर गोली चलाने वाले राम मंदिर का निर्माण करा देते? इनसे कोई उम्मीद मत करिए। जब इन लोगों को गरीबों के प्रति संवेदना नहीं है, तो भाइयों बहनों हमारी संवेदना भी इनके प्रति नहीं होनी चाहिए। घर घर जाएंगे बताने के लिए। देखिए, हम लोग तो तय कर चुके हैं, हमने तय किया है, एक हाथ में विकास की छड़ी होगी और दूसरे हाथ में बुलडोजर का स्टीयरिंग लेकर के चलेंगे। आने वाले समय में कोई माफिया प्रदेश के अंदर कहीं नजर नहीं आएगा। जो छुड़वैये भी बचे हुए हैं ना, जहां कहीं भी इनके द्वारा सार्वजनिक संपत्ति पर, गरीबों की संपत्ति पर, व्यापारियों की संपत्ति पर, आम नागरिक की संपत्ति पर कब्जा करने का तो साहसिक प्रयास होगा, तो कब्जा तो नहीं कर पाएगा, लेकिन बुलडोजर उनके मंसूबों को रोकने का कार्य जरूर करेगा। सभी लोग सहमत है ना? आपको ऐसी सरकार चाहिए? सभी लोग सहमत? तो मूलचंद जी को भारी बहुमत से विजयी बनाएंगे। एक बार फिर से 300 पार के लक्ष्य को प्राप्त करने में योगदान देंगे। ये तभी होगा जब मूलचंद जी भारी बहुमत से चुनाव जीतेंगे। सहमत है ना? तो भाइयों बहनों, मैं भी आपको इस बात के लिए आश्वासन देता हूं कि सुरक्षा भी और हरेक के घर पे खुशहाली भी लाने का काम सरकार भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार करेगी। सभी लोग सहमत हैं? दोनों हाथ पाकर के मेरे साथ बोलेंगे। दोनों हाथ पाकर के, जहां कई छतों के ऊपर भी माताएं खड़ी है, वे लोग भी मेरे साथ बोलेंगे, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। सीएम योगी को जालौन से आप सुन रहे थे, जहां पर उन्होंने कहा कि सबका साथ सबका विकास डबल इंजन की सरकार प्रदेश में काम कर रही है। और खासतौर पर बुंदेलखंड का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि लगातार हमारी सरकार ने बुंदेलखंड और वहां के लोगों के लिए काम किया है, चाहे नदियों को जोड़कर पानी पहुंचाने, खेतों में, घरों में पानी पहुंचाने की बात हो या बाकी विकास की बात हो। और पंजाब के अबोहर में प्रधानमंत्री मोदी ने रैली को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। प्रधानमंत्री मोदी ने चरणजीत सिंह चन्नी के भैये वाले बयान पर निशाना साधते हुए कहा कि ये लोग किसका अपमान कर रहे हैं। पंजाब में ऐसा कोई गांव नहीं जहां पर उत्तर प्रदेश, बिहार के भाई बहन मेहनत नहीं करते हों। ये कांग्रेस के जो मुख्यमंत्री ने जो कल बयान दिया है और जिस पर ये दिल्ली का परिवार है उनका मालिक, वो बगल में खड़े रह करके तालियां बजा रहा था, बताइए। और ये पूरे देश ने देखा है। अपने इन बयानों से ये लोग किसका अपमान कर रहे हैं। यहां का कोई ऐसा गांव नहीं होगा, कोई ऐसा गांव नहीं होगा जहां हमारे उत्तर प्रदेश के भाई बहन या हमारे के बिहार के भाई बहन यहां पर मेहनत न करते हो। ऐसा कोई गांव नहीं होगा भाइयों। मैं जरा इन नेताओं से पूछना चाहता हूं, आप मुझे बताइए, संत रविदास जी कहां पैदा हुए थे? क्या पंजाब में पैदा हुए थे क्या? संत रविदास जी उत्तर प्रदेश के बनारस में पैदा हुए थे, काशी में पैदा हुए थे। और आप कहते हो उत्तर प्रदेश के भाइयों को घुसने नहीं दोगे, तो क्या आप संत रविदास जी को भी निकाल दोगे? क्या संत रविदास जी के नाम को मिटा दोगे?
क्या भाषा बोलते हो तुम लोग? इतना ही नहीं, मैं जरा पूछना चाहता हूं, गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म कहां हुआ था? गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म कहां हुआ था? पटना साहिब में हमारे गुरु महाराज गुरु गोविंद सिंह का जन्म हुआ था। और आप पटना में हुआ, बिहार में हुआ, और तुम कहते हो बिहार के लोगों को घुसने नहीं देंगे। तो क्या तुम गुरु गोविंद सिंह महाराज का अपमान करोगे? और अब आपको सुनाते हैं कि आखिर पंजाब सीएम चन्नी ने आखिर ऐसा क्या कह दिया था। पंजाबियों की बहू है, एक पे तगड़े होके एक पासे हो जाओ पंजाबियों। ये जेड़े यूपी दे, बिहार दे, दिल्ली दे भैये आके इत्थे राज करते ने, बड़ नहीं साडी पंजाबण पंजाबियों की बहू है, एक पे तगड़े होके एक पासे हो जाओ पंजाबियों। ये जेड़े यूपी दे, बिहार दे, दिल्ली दे भैये आके इत्थे राज करते ने, बड़ नहीं। और इस वक्त सीधे करहल चलते हैं और अखिलेश को सुनते हैं। जो नेताजी आए हैं और नेताजी के आने से इस कार्यक्रम की रौनक और खूबसूरती बढ़ गई है। और ये कहें कि इस कार्यक्रम में नेताजी ने 4 चांद लगाने का काम किया है। और मैं आज कह सकता हूं कि ये नेताजी का क्षेत्र रहा है। नेताजी जहां पढ़े, नेताजी ने जहां पढ़ाया, जहां नेताजी ने कुश्ती लड़ी, जहां नेताजी ने कुश्ती लड़ाई, जहां राजनीति सीखी और बड़े बड़े लोगों को उत्तर प्रदेश और देश में चरखा दाव लगा कर करके समाजवादी पार्टी को ऊंचाइयों तक पहुंचाया है। जहां नेताजी ने समाजवादी पार्टी को इस ऊंचाई पर पहुंचाया है, वहीं हमारे जो मंच पर उपस्थित हैं, इस मंच पर हैं और हमारे सामने लोग हैं, हमारी आपकी जिम्मेदारी बनती है जिस समाजवादी पार्टी को, जिस आंदोलन को, जिस गरीबों की, किसानों की लड़ाई को यहां तक लेकर के आए हैं, हमारी आपकी जिम्मेदारी बनती है कि अगले 100 साल तक इस आंदोलन को कैसे लेकर के जाएं। मैं जब आपके कार्यक्रम में आया हूं, उससे पहले मुझे एक कार्यक्रम और दिखाई दिया है। और ये जमाना ऐसा है कि कोई सच्चाई छिपा नहीं सकता। न केवल वहां मैदान खाली था, कुर्सी खाली थी, और जैसे ही पता लगा कि नेताजी यहां आने वाले हैं, वो अपना हेलीकॉप्टर लेकर के उड़ गए। ये जोश और उत्साह बता रहा है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी के बूथों पर इस बार ये जो उत्साह और जोश बता रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के बूथ पर भूत नाचेंगे। उन्हें मतदाता नहीं मिलेंगे, वोट डालने वाले नहीं मिलेंगे, और हमें तो ये लगता है करहल के बूथों पे मक्खी मारने वाला भी नहीं मिलेगा कोई। मैं आपसे कह रहा हूं, जीत आपकी हो चुकी है, लेकिन आपको बहुत सावधान रहना है। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग कोई भी साजिश कर सकते हैं, ये षड्यंत्र कर सकते हैं, और चुनाव में उनके साथ न किसान है, न नौजवान है, न माताएं, न बहनें हैं, न बहनें हैं, न कोई वर्ग नहीं है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी से बड़ा झूठ
कोई पार्टी नहीं बोलती। बताओ भारतीय जनता पार्टी झूठ बोलती है कि नहीं बोलती है? बताओ भारतीय जनता पार्टी झांसा देती है कि नहीं देती है? भारतीय जनता पार्टी झगड़ा लगाती है कि नहीं लगाती है? इसलिए भारतीय जनता पार्टी को अपना नाम लेना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी नहीं, इनको भारतीय झगड़ा पार्टी नाम रख लेना चाहिए, क्योंकि जनता उनका समर्थन नहीं कर रही है। इसलिए सहानुभूति लेने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। बताओ ये सच्चाई है कि नहीं है? ये वही लोग हैं जिन्होंने विधानसभा में एक बार कहा कि पुड़िया, एक बार विधानसभा में इन्होंने कहा कि कोई आतंकवादी आए हैं, पुड़िया रख गए हैं। लेकिन जब जांच हुई, सच्चाई आई सामने, तो आप जानते होंगे लकड़ी का बुरादा निकला उस पुड़िया में। कोई आतंकवादी नहीं रखे गया था पुड़िया। इसलिए इन साजिशों से बच के रहना, इन षड्यंत्रों से बच के रहना। मैं तो कहना चाहता हूं कि जो लोग कानून नहीं मानते, कानून व्यवस्था को नहीं मानते, वो समाजवादी पार्टी को वोट ना दें। जो कानून को नहीं मानना चाहते, जो कानून से नहीं चलना चाहते, जो नियमों को नहीं पालन करना चाहते, हम उनसे कहेंगे कि समाजवादी पार्टी को उनके वोट की जरूरत नहीं है। हम समाजवादी लोग इस प्रदेश को खुशहाली के रास्ते पे ले जाना चाहते हैं। इस प्रदेश को हम तरक्की के रास्ते पे ले जाना चाहते हैं। खुशहाली और तरक्की के रास्ते पर तभी जाएगा जब समाजवादी सरकार बने। समाजवादी सरकार बनेगी तो सड़कें बनेंगी, पुल बनेंगे, बिजली का इंतजाम होगा और न जाने कितने नौजवानों को नौकरी रोजगार मिल जाएगा। इस सरकार ने नौकरी रोजगार नहीं दिया, नौकरी छिन गई, न किसानों की आय दोगुनी हुई। बताओ किसानों की आय दोगुनी हुई? इनके नेता झूठ बोल रहे हैं कि नहीं बोल रहे हैं? छोटा नेता छोटा झूठ बोल रहा है, बड़ा नेता बड़ा झूठ बोल रहा है, और सबसे बड़ा नेता है वो सबसे बड़ा झूठ बोल रहा है। इसलिए मैं आपसे विशेष निवेदन कर रहा हूं कि ये चुनाव 5 साल बाद आया है। नौजवान 5 साल बेकार बैठे रहे, इनको नौकरी रोजगार नहीं मिला, इनकी तरक्की नहीं, खुशहाली नहीं आई। इसलिए सरकार बनाने के लिए इस चुनाव में हमारी मदद करना, क्योंकि ये क्षेत्र से हम खुद चुनाव लड़ रहे हैं। ये क्षेत्र नेताजी का है। आप देख रहे हैं